Good morning, everyone. Today we are going to study about our next topic, electric power. इलेक्ट्रिक पावर तो आपने पढ़ लिया था, उसमें वाट, 1 वाट, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यूनिट सब आपने पढ़ लिया था। तो आज आप पढ़ेंगे कुछ रिलेशन। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, को V से लिखते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई। तो एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें पावर P हो, पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट I हो। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे वो फार्मूला ड्राइव? सॉल्यूशन करेंगे आप कैसे? वी नो दैट P इज इक्वल टू W अपॉन T। P इज इक्वल टू W अपॉन T। इस W अपॉन T से कहां से आया ये फार्मूला? बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन से। रेट ऑफ डूइंग वर्क, rate of consuming energy by a device is called electric power of that. You know very well. इसके बाद इसी फार्मूले में P इज इक्वल टू, यू कैन राइट W की जगह पर आप V क्यों लिख सकते हो? यस और नो? यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। थी ना ये डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, V क्यू पुट कर सकते हो आप, W इज इक्वल टू V क्यू लिख दिया। इसी चीज को सिंप्लीफाई करके आप थोड़ा सा इस तरह से अरेंज करके ऐसे लिख दीजिए, V इंटू Q बाई T लिखा जा सकता है। Q बाई T क्या है? Q बाई T क्या है? I। क्या है? I। डेफिनेशन ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू VI। तो ये जो रिलेशन है किस किस के बीच में आ गया? इलेक्ट्रिक पावर P, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपने क्या कर ली है? इसके अंदर आ गई है, PV और I। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के बाद नेक्स्ट आर्टिकल अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर और किसके बीच में करोगे? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट I एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इनके बीच में आपने क्या करना है? अब रिलेशन ड्राइव करना है। ठीक है, एक ऐसा फार्मूला जिसमें P हो, I हो और रेजिस्टेंस R। करें, दोबारा से यही कहानी रिपीट करेंगे। P इज इक्वल टू W अपॉन T, P इज इक्वल टू V Q अपॉन T, P इज इक्वल टू V Q बाई T को I पुट करेंगे। यहां तक आपने सेम चलना है, P इज इक्वल टू V। इसके बाद P इज इक्वल टू VI लिखने के बाद आपको क्या चाहिए? P
आई और आर में रिलेशन, टी आई और आर में रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए आप, टी आपके पास है, आई आपके पास है, क्या नहीं है, आर नहीं, और क्या नहीं चाहिए, वी नहीं चाहिए। तो वी का कोई ऐसा फार्मूला जिसमें आर आता हो, वी का कोई ऐसा फार्मूला जिसमें आर आता हो, कौन सा है वो फार्मूला? V इज इक्वल टू आई आर। कहां से आया? बाय ओम, बाय ओम। ध्यान है? तो पुट करिए यहाँ पे, P इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ V यू हैव टू पुट आई आर इनटू, क्या है आपके पास? I है। तो यहां से आपके पास आ गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दिस इज योर नेक्स्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, बट इन दिस you have two quantities I and R, और in that you have two quantity V and I। V और I है, पावर निकाल, I और R है, तो इस तरह से पावर आप निकाल सकते हो। बाकी एक बेसिक फार्मूला क्या है इसका? P इक्वल टू W फोर। यहाँ से स्टार्ट होकर ये भी बन जाता है, यहाँ से स्टार्ट होकर ये भी बना। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला, ये आपका एक सेकंड फार्मूला ड्राइव करता है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। किसकी तरफ? थर्ड फॉर्मूले की तरफ, जिसमें आपने फार्मूला करना है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो आप, एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब आपका जो फार्मूला है वो P, V और R के बीच में आपको डेवलप करना है। R के बीच में कैसे करेंगे? थर्ड फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर दोबारा से P इज इक्वल टू वी आई तक तो आ जाइए आप, यहां से चलेंगे यहां तक आ जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए? P चाहिए, V चाहिए और R। P भी है, V भी है, लेकिन क्या नहीं है? R नहीं है। और क्या चीज फालतू है इसमें? I। ठीक है, तो I को खत्म करेंगे कैसे? वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर बाय ओम्स लॉ। ओम्स ने बताया था ये रिलेशन दिया था। तो पुट I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो P इज इक्वल टू V इंटू, इंस्टेड ऑफ I you have to put V by R। okay, V by R। now V into V क्या हो जाएगा? V square upon R। तो this is your next relation था। तो पावर के एक फार्मूला ये आता था आपको और तीन फार्मूले ये आपको ड्राइव करने आने चाहिए। ये किसके बीच में रिलेशन है? पावर, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में। यह है इलेक्ट्रिक पावर करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। यह है इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो कोई भी फार्मूला आ सकता है, आपको ये प्रूव करने आने चाहिए। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक, चलो इसके बाद है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट के बारे में इसने बताया था। वैसे तो सिंपल सी बात थी, क्या थी वो? कोई भी कंडक्टर है, वायर है, कोई भी इलेक्ट्रिक अपेलेंस है,
अगर उसमें से करंट को पास करते, किसको पास करते, करंट को, तो वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक है, हीट। कई बुक में एच से लिखा हुआ है इसको, कई बुक्स में क्यू से भी लिख देते हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हम इसमें, क्योंकि क्यू का मतलब चार्ज है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तंग हो जाते हैं बच्चे, इसलिए एच से लिखते हैं। अगर किसी कंडक्टर में से करंट को पास किया जाए, ठीक है, तो वो गर्म हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि कितना गर्म होगा, कितना करंट पास करे, तो उसके लिए एक फार्मूला है जो आपको ड्राइव करना। तो इसके अंदर अगर करंट पास करेंगे तो सोच कर देखिए, एक टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। करंट तभी जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी, वी लगाना पड़ेगा, वोल्टेज। यस और नो, ठीक है। इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव बनाएंगे, ये करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ए टू बी चलेगा, वापस आ जाएगा, वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। और कंडक्टर की लेंथ भी है, एरिया भी है, और रेजिस्टेंस भी होगा, रेजिस्टिविटी भी होगी। किसी भी चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए भी होगा, है ना। रेडियस आर देकर ले सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर, देखिए सारी चीजें इसके अंदर। बट जो आपने करंट पास करा है इसके अंदर से, और ऊपर से ए से बी तक करंट कितने टाइम में जाएगा, तो टी टाइम में, टी टाइम लग गया इसको ए से बी जाने में। चार्ज फ्लो कर रहे हैं बी टू ए, कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीजें आपने ले ली, ये सारी चीजें इस डायग्राम में आप ले सकते हो और है, ठीक है। करंट पास करा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वी से चल रहा है, ए से बी जा रहा है। अब हीट कितनी होगी, इसका फैसला कैसे करोगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कौन जाएगा, चार्ज फ्लो करेंगे। कौन फ्लो करेंगे, चार्ज। और करंट ए से बी जाएगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज फ्लो कर रही है, बी टू ए जा रही है, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क डन भी होगा। कैन यू टेल मी ये वर्क डन कितना होगा, वी क्यू। वर्क डन कितना होगा, वी क्यू। या फिर आप कह सकते हो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज। चार्ज कितने, टोटल चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ई ई ई ई 10 इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज एन ई बन जाएगा, 50 गए 50 ई बन जाएगा, लाखों करोड़ों में है तो जितने मर्जी हो जाए, आपने टोटल चार्ज क्यू ले लिया। क्यू की वैल्यू भी आप कैसे निकाल सकते हो, प्लस माइनस एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाकर। नो प्रॉब्लम, सारे कंसेप्ट आपको आते हैं। तो V is equal to W upon Q, और you can say W is equal to VQ। W क्या है, वर्क। यहाँ पर वर्क हो रहा है B से A ले जाने में, लेकिन यही वर्क मेरा किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, यही मेरे को हीट एनर्जी देगा, क्योंकि एनर्जी वर्क सारी टर्म एक जैसी है ना। इस कंडीशन में जो ये वर्क होगा, B टू A जो चार्ज जाएंगे, उसी की वजह से इसके अंदर हीट डेवलप होगी। करते हैं इसको, तो W की जगह पर आप हीट लगा दीजिए, दिस इज V, दिस इज Q। H इज इक्वल टू V, V की वैल्यू क्या होगी, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है इस कंडक्टर का R, तो V इज इक्वल टू आई आर बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू क्या होगा इस सर्किट डायग्राम में, आई आर। नहीं डिनाई कर सकते क्योंकि सारी कंडीशंस है, सारी चीजें दे रखी है आपको, तो पुट V इज इक्वल टू आई आर। अब बात आ जाती है क्यू। क्यू क्या है, चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, क्यू चार्ज मूव कर रहा है बी टू ए, कितने टाइम में, टी टाइम में। तभी तो करंट जा रहा है यहाँ से यहाँ, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, करंट की वैल्यू बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। पुट करिए यहाँ पर, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, तो क्यू किसके इक्वल होगा,
आई इंटू टी के, पुट करिए आई इंटू, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जिसमें फार्मूला दिया कि जितना ज्यादा करंट होगा, एक वायर है इसमें से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, दूसरी वायर है इसमें से 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ज्यादा गर्म कौन सी होगी तार, 10 वाली। अगर सिर्फ आई को लेकर बात करें, बाकी सभी चीजें कॉन्स्टेंट ले ली। दूसरा आई को छोड़ दीजिए, अब आर को ले लेते हैं। सपोज इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा कैसे ले सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, लेंथ ज्यादा ले लीजिए, अब करंट सेम ले लीजिए दोनों में, 10 एम्पियर 10 एम्पियर। आपको दिख रहा है लेंथ ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ कम है, रेजिस्टेंस कम होगा। अब कौन सी ज्यादा गर्म होगी, ऊपर वाली वायर ज्यादा गर्म होगी, नीचे वाली कम गर्म। ठीक है, चलो अब रेजिस्टेंस को भी खत्म करते हैं, टाइम ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट ले लेते हैं। दोनों वायर एक जैसी है लेंथ में, दोनों में से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इसमें से 2 मिनट हो गए है फ्लो कर रहा है, इसमें सिर्फ 1.5 मिनट हुआ है फ्लो कर रहा है, कौन सी ज्यादा गर्म हो जाएगी, ऑब्वियस है 2 मिनट वाली। क्यों, टाइम ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा। ठीक है, फार्मूले को स्टडी करिए इस तरह से। ठीक है, तो हर एक चीज का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग तरीके से वो हीट को इंक्रीज कर। तो इन तीनों को लेकर आपको हीट एनर्जी किसी भी कंडक्टर की निकालनी आनी चाहिए। तो तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसके बाद है इसकी एप्लीकेशन। क्या है एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यू कैन से। जब आपको ये पता लग गया कि करंट को अगर पास करते हैं किसी भी कंडक्टर में से तो वो गर्म हो जाता है, तो आपने इसका यूज करना शुरू कर दिया, अप्लाई करना शुरू कर दिया। एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्या लिख दिया मैंने, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इस फार्मूले का यूज कर दिया आपने, कैसे, फ्यूज वायर बनाकर। क्या बनाकर, फ्यूज वायर, बल्ब बनाकर, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, फिलामेंट होता है उसका टंगस्टन का, हीटर बनाकर। इन तीनों को स्टडी करिए, आपके कोर्स भी है, तीनों ही कोर्स। ठीक, कैसे ये लॉ अप्लाई होता है वहां पर। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर कहाँ लगी होती है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, सेफ्टी डिवाइस, जो पूरे घर के जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनको सेफ रखता है। मीटर के बाद लगता है घरों में, मीटर में वायर आ गई पीछे, उसके बाद ये फ्यूज लगा दिया जाता है। कैसे, सीरीज में लगाया जाएगा, कौन सी वायर में, लाइव वायर में लगाया जाएगा।
ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए, क्वेश्चन बनते रहते हैं। पीछे से 2 वायर आएंगी घरों में, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल। लाइव वायर होगी रेड कलर की और न्यूट्रल वायर होगी ब्लैक कलर की। लाइव वायर में से करंट आएगा घर की तरफ और न्यूट्रल में से वापस चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मीटर होगा, उसके बाद यहाँ पर सीरीज में फ्यूज लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? फ्यूज। और जो ये फ्यूज वायर होगी ये निक्रोम की बनाई जाती है ज्यादा, ठीक है। फ्यूज वायर, इस फ्यूज वायर की जो क्वालिटी होगी ए से बी तक, ये अपने अंदर से 5 एम्पियर टू 15 एम्पियर करंट ही पास करने देगा। इससे ज्यादा होते ही ये इस लो की हेल्प से हीट होकर, गर्म होकर, मेल्ट होकर ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर 15 एम्पियर से ज्यादा करंट आया, 16, 17, 18 आया, तो ये वायर पहले तो गर्म थी, लेकिन अब ये इतनी गर्म हो जाएगी कि ये गर्म होकर पिघल कर टूट जाए। क्योंकि अगर इससे ज्यादा करंट आपके घर में गया तो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो डैमेज हो सकते हैं। हालांकि उनमें भी फ्यूज लगा दिए गए हैं, लेकिन फ्यूज तो उड़ेगा ना, इलेक्ट्रिशियन के पास तो लेके जाना पड़ेगा, तो वो पैसे तो लेगा उसमें फ्यूज लगाने के। तो ये था फ्यूज की वर्किंग। कि फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, सीरीज में लगाया जाएगा, लाइव वायर के साथ लगाया जाएगा, ताकि वो घर के सारे सामान को, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को खराब होने से बचा। लो कौन सा लगा? इसमें से कौन सी चीज बढ़ी? आई, करंट आया पीछे से ज्यादा। तो फ्यूज के अंदर करंट ज्यादा आएगा तो स्केयर वैसे ही है इसका, तो एच भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेल्ट होकर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सर्किट ओपन हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। यहाँ से जा रहा था करंट, यहाँ पर आ रहा था करंट, तो बीच में से कहीं से भी ब्रेक डाउन हुआ तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा, है ना? यस और नो? ये होम है, ठीक। उसके बाद बल्ब। बल्ब क्या होता है? बल्ब में टंगस्टन वायर होती है। इसकी क्वालिटी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है, वेरी हाई। अब एक चीज और समझ लो, कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाइए, हीट दीजिए इसको, गर्म करिए इसको। गर्म होने के बाद दो केस होंगे, या तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, या फिर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। एक तो बर्न हो गई, जली और खत्म, और दूसरा आपने हीट इतनी दी थी कि वो एक्सट्रीमली गर्म हो चुकी है लेकिन जल नहीं पा रही है। तो इसके बाद इसके अंदर से अपने आप रेडिएशन एमिट होंगी, और वो रेडिएशन कौन सी होंगी? हीट एंड लाइट की फॉर्म में, हीट एंड लाइट की फॉर्म में। अगर नहीं जल पाई तो वो हीट एंड लाइट देगी। जलेगी कब? गर्म होके जलेगी कब? जब उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो। तो यहाँ पर देखा जाए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, जो जलाने से वो नहीं जलती। एक बारीक सी तार होती है बल्ब के अंदर, ठीक है, लंबी और पतली तार बनाई जाती है। जब इसमें से करंट जाएगा और आएगा, तो ये वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, लंबी और पतली तार। रेजिस्टिविटी,
रजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ये क्या करती है, करंट को लेकर ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। ग्लो क्यों? लाइट और हीट देती है। अब लाइट और हीट जो देगी ये, ठीक है, उससे क्या होगा, बल्ब के अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और बल्ब के अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फट सकता है। तो इसके अंदर गैसेस डालते हैं। क्या डालते हैं? गैसेस। कौन सी? आर्गन। कौन सी? आर्गन। ये कैसी होती है? काफी कोल्ड गैस होती है, ठंडी गैस होती है, जो इसके टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो अब बल्ब से हमें हीट तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए? लाइट। जो हीट थी वो बल्ब ने खुद ही खत्म कर दी आर्गन गैस की वजह से, ठीक है। और लाइट कैसे आई? वही फार्मूला, ये हीट और लाइट दोनों के लिए कह सकते हो आप, ठीक है। H = I² RT। कि अगर कोई चीज गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद ऑक्सीडाइज ना हो, मतलब उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो काफी हाई हो, तो वो खुद ब खुद रेडिएशन एमिट करने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। आपको चाहिए लाइट, तो लाइट ले ली, हीट को खत्म कर दिया। लेकिन हीटर में क्या करोगे? हीटर में भी थोड़ी सी लाइट आती है, ठीक है, तो वो ऐसे मटेरियल की बना दी जाती है कि उसमें से हीट ज्यादा निकलती है। तो आप वो हीट का यूज करके क्या करते हो? चीजों को गर्म करने के लिए, कुकिंग फूड के लिए, ठीक है, इस तरह के कामों के लिए। आई होप ये तीनों आर्टिकल आपको समझ में आए होंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट लगाना है, ठीक है। आपने देखा होगा हीटर के अंदर वायर भी होती है, तो वो काफी लंबी होती है, देखा है ना, वो हीटर के अंदर वायर ऐसे होती है। लेंथ ज्यादा होने से क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा? हीट और लाइट ज्यादा निकले। तो फार्मूला यही फार्मूला, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इस फार्मूले को जरूर लिखना, और इसमें से बताना फ्यूज में करंट को लेकर हीट हो रही है, इसमें रेजिस्टेंस को लेकर हो, टाइम को लेकर बात करनी नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चन में हीट और करंट और रेजिस्टेंस की ही बात हो, ठीक है। और एलओए के बनाए जाते हैं ज्यादातर, जिसमें से हीट और लाइट रहनी होती है ना, ये एलओएज के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं एलओए? क्योंकि खाली जो मेटल होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है जल्दी, मतलब गर्म होके जल जाएगी, ठीक है, और ऊपर से गर्म होकर वो कोरोइड भी हो जाएगी। तो दो चीजों से छुटकारा पाने के लिए, एक तो ऑक्सीडाइज ना हो, और दूसरा प्रॉब्लम क्या था? कोरोजन का, कोरोइड का। तो एलॉय के लिए इसलिए बनाते हैं ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, और दूसरा कोरोइड ना हो, ठीक है। तो ये रीजन भी अपने साथ रख लेना। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी जितना भी था इसके अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास उसको व्हाट्सएप कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा, या फिर जो भी मेरी रिवीजन क्लासेस होंगी उसके अंदर उनको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गुड लक।